हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो अभी सिलेबस बहुत सारा है ना, तो इसी सिलेबस को आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे, जिसके अंदर कि हम लोग फॉर्मूलाज भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी देख लेंगे और उसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग रिवाइज करते हैं वो करते हैं पॉलिनोमियल की। भैया पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कांस्टेंट। ये होती है इसकी एक बेसिक फॉर्म, जिसके कि दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। इसके मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ दो हो सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि सम ऑफ जो रूट है, ये वाली कंडीशन और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये याद रखनी। सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ b बाय a, जो कि हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारे पास में c बाय a। और फिर इसके बाद में यहां पर ये वाली जो एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट दे दिया और आपसे बोला गया कि आप निकालिए कि इक्वेशन क्या होगी, तो उस केस के अंदर आपको ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये इक्वेशन क्या है? ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस, कि ये हमने जो सम निकाला था अल्फा प्लस बीटा और प्लस ऑफ यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो होता है। तो सिंपल से हम लोग क्या याद रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस ऑफ यहां पर प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम लोग जीरो, ये याद रखने वाले हैं। और फिर इसके बाद में इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 12 में पूछा गया और 20 में पूछा गया है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, जैसे कि इसके अंदर आपसे कहा गया कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हुज जीरोस आपको गिवन है कि एक जो आपका अल्फा है वो है आपके पास में 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 और जो दूसरा है जीरो वो है आपके पास में 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। और आपसे कहा गया कि आप जो बताइए कि p ऑफ x इनके लिए क्या होने वाला है। तो हमने अभी अभी एक इक्वेशन सीखी थी, उस इक्वेशन के अंदर क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू यहां पर क्या है वो है x और प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट में निकालते हैं, वो निकालते हैं सम की। सम क्या होगा इनका? तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 और प्लस ऑफ यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं यार, मतलब 3 लिख दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ 2 और प्लस ऑफ यहां पर 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया सम, आ गया हमारे पास में 6। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा कि यहां पर ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर, जिसको कि सॉल्व करेंगे 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बड़ी ही सिंपल सी बनेगी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसमें इक्वेशन जो हमारी बनेगी यहां पर ये देखो, इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? इक्वेशन फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है यहां पे 6, तो हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ 6x और प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। इतना आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने कर लिया। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में आपको कहा गया है कि इफ द सम ऑफ जीरोस, आपको कहा गया कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो कि है हमारा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ kx और प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 है। और इसका आपको गिवन है कि इसका जो सम है वो कितना है? वो है आपके पास में 3। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आएगा, सम आ जाएगा या फिर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सम अगर 3 गिवन है और आपसे पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी, तो अभी हम लोग सीख करके आए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ b बाय a। तो अब इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा। ये गलत मत कर देना यार, देखो ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी फिर ये क्वेश्चन भी अगर गलत कर दोगे। बेसिक इक्वेशन है वो वाली कि p ऑफ x इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx और प्लस ऑफ कांस्टेंट। यहां से a b की वैल्यू निकालो, पुट करो, जल्दी से k का आंसर कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उसको मैं दिल देने वाला हूं, सच्ची में पक्की बात है। करो तो सही, एक बार सॉल्व करो इसको, बहुत ही सिंपल है। देन फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो बेसिक फॉर्मूलाज जिनसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला तो है कि
कि HCF ऑफ एनी टू नंबर, यहां पर जैसे कि अगर आप HCF निकाल रहे हो A और B का, और अगर उसी का ही LCM निकालो A और B का और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास में जो आंसर आता है वो आपको मिलेगा, जो कि आप लोग उनका प्रोडक्ट करोगे, A इंटू B करोगे, वो आपको मिलेगा HCF इंटू LCM ऑफ देम। ठीक है, समझ रहे हो? देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है वो है हमारे पास में कि HCF हम लोग कहां पर निकालते हैं, जहां पे कि हमें मैक्सिमम ऑफ निकालना होता है, जो भी हमें गिवन नंबर होते हैं वहां पर हम लोग निकालते हैं उसका HCF। जैसे कि आपका वो NCERT का एग्जांपल वाला है ना, कि उसके अंदर वो काजू कतली उसको अरेंज करनी होती है कि मिनिमम में आए, तो वो क्या करते हैं वहां पर हम लोग LCM निकालते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको मिनिमम निकालना है तो LCM, मैक्सिमम निकालना है तो आपको निकालना होगा HCF। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। लेकिन अब एग्जाम के अंदर ये थोड़ी आएगा, ये आएगा तो MCQ के अंदर आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वो ये है कि शो दैट द अंडर रूट ऑफ 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये आप कैसे प्रूव करेंगे? ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स के अंदर ये आएगा। तो आपको कैसे लिखना है, क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसने कहा है कि इरेशनल प्रूव करो, तो आप उल्टा एज्यूम कर लो। आप एज्यूम करो कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट द रूट 5 इज रेशनल। इसने कहा कि रेशनल है, आप बोल रहे हो कि भैया रेशनल है, मैंने मान, ठीक है, आपने अपने मन से मान लिया। तो अब जब ये रेशनल होता है, तो कोई भी अगर रेशनल नंबर R होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर जो P और Q होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यही हमने किया कि हमारा जो अंडर रूट ऑफ 5 है, इसको हमने क्या कर दिया, P बाय Q की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम लोग कर देंगे कि रूट 5 है, रूट 5 अच्छा नहीं दिख रहा तो क्या करो भैया, इसका स्क्वायर कर दो। तो यही किया हमने कि रूट 5 का स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग क्यू को इधर भेज देते, 5 को इधर ले आते, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। भैया ये क्यों किया, अभी आएगा समझ में। यहां पर क्या है, क्यू एक नंबर है और पी एक नंबर है, और हम लोग जो 5 है इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब नंबर कब डिवाइड होता है, जब वो उसका फैक्टर होगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो यहां पर पी है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5 एक उसका फैक्टर है। मतलब हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं, पी को हम लोग कोई भी एक नया नंबर लिख देंगे, पी इज इक्वल टू 5 इंटू, आप कोई भी लिख सकते हो, के लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि पी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं कि अभी ये जो हमने लिखा है ना p इज इक्वल टू 5 के, इसको हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते, जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी ना, p बाय q का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, p की वैल्यू रख देते हैं, मतलब इसके अंदर रख दो, यहां पे इसमें। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या फॉर्म होगा, आपके पास में इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p क्या है, वो है हमारे पास में 5r। ठीक है, अभी अभी हमने प्रूव कर दिया था। देन फिर इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपके पास में इक्वेशन बनेगी q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ r स्क्वायर। और यहां से अब क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे और ये अब की बार 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल देंगे कि q का फैक्टर 5 भी है। और जब p एंड q के दोनों 5 एक इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला है कि p एंड q, हमारे जो p एंड q है ये क्या है, को प्राइम है, लेकिन इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसीलिए हमारा एजम्पशन यहां पर गलत होता है। और जो रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था उसको रैशनल, और ये गलत हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट 5 एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसके अंदर आपको 3 कंडीशन है जो कि विशेष करके याद रखने, जिनसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो कि 2 इक्वेशन होती है, a1x प्लस b1y प्लस ऑफ c1, ये अलग अलग टर्म्स होती है। ये अगर दोनों टर्म्स है, मतलब कि दोनों इक्वेशन अगर आप इनको सॉल्व करके निकालना चाहते हो कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यूनिक चाहिए तो क्या करना होगा, किसी के भी आपको बराबर नहीं होना। अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आपको कुछ अलग करना होगा, इसलिए आप याद रख सकते हो कि यूनिक मतलब इक्वल नहीं होगा। और उसी के साथ में अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए तो एक काम करो कि थोड़ा सा आप कॉपी कर लो और थोड़ा सा बोलो कि मैं कॉपी नहीं कर रहा, तो आपको कोई भी
भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और फिर इसके बाद में आता है अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि जिसके कि बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन कब आएंगे? जब हमारी जो वैल्यू है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर ये तीनों के तीनों एक साथ इक्वल हो जाते हैं तो यहां पर जो कंडीशन होती है ये होती है हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, कि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले हैं। और एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम के अंदर ये थोड़ी आएगा, ये तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, इसके अंदर कहा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ये देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ये ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक नंबर बताओ, मैं बोलता हूं कि एक 12 एक नंबर है, तो हम लोग इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि आपने यूनिट और जो 10th डिजिट वाला है वो वाला फंडा समझ सकते हैं, तो वही हम लोग यहां पर यूज में लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो 1 है ये क्या है? ये है टेंस के ऊपर, और जो 2 है ये क्या है? वंस प्लेस के ऊपर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 और प्लस ऑफ 2 इंटू 1, ये करोगे तो आपके पास में आंसर इसका आ जाएगा। तो अभी हमें भी क्वेश्चन के अंदर यही करना है। ध्यान से देखो कि इसके अंदर कहा गया कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। अब जैसे कि इसका सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से हमें एक नंबर को एज्यूम कर लेना है, जो कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं। चलो नहीं, एक्स वाई नहीं, वाई एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। वाई और एक्स हमने एक नंबर को एज्यूम किया है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। y को हम लोग कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, और प्लस ऑफ यहां पर क्या कर देंगे? x को कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होगी हमारे फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने बनाया है कि इनको मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या किया? फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स, की मतलब क्या क्या डिजिट है? y प्लस ऑफ x, तो ये क्या है? ये है हमारे पास में 8। ठीक है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद में थर्ड आता है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग इज 18। की आपका ये जो नंबर है yx, अब एक काम करो कि इसको कर दो xy और इनका डिफरेंस निकालो, तो आपके पास में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 18 का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? xy को हम लोग लिख सकते हैं भैया कि हो जाएगा 10 ऑफ x प्लस ऑफ यहां पर ये हो जाएगा y। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें बोला गया है कि आपको इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन सेकंड है इससे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं x की टर्म्स में। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस ऑफ x। ठीक है, ये हो गया, ये होगी हमारी नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। और इसमें कहा गया है कि जो नंबर रिवर्स हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारा ओरिजिनल नंबर मतलब कि y ऑफ x माइनस ऑफ xy जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है वो है 18। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना कि y ऑफ x माइनस ऑफ xy जो है ये है हमारे पास में 18। ये होगी फिफ्थ इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर जब वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कि हमारी क्या इक्वेशन थी? वो थी y ऑफ x माइनस ऑफ xy। तो हम लोग लिख देंगे 10 ऑफ y प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा x, और यहां पर माइनस ऑफ यहां पे हम लोग लिख देंगे 10 ऑफ x, और प्लस ऑफ यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू गिवन है 18। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10y माइनस y, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9y, और माइनस ऑफ यहाँ पर 10x है और प्लस ऑफ 9x है, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, और 9 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 2, और हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी y इज इक्वल टू 8 माइनस x, तो वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देते इस इक्वेशन में 8 माइनस ऑफ x, और माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी? वो निकाली थी 8 माइनस ऑफ x, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 5, और हमारा जो नंबर फॉर्म होगा, हमने क्या एज्यूम करा था? वो करा था y और x, तो हमारा जो नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा 53 इसका नंबर है।
समझे? थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में अप स्ट्रीम वाला और डाउन स्ट्रीम वाला। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनो, इसके बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अप मतलब कि आप ऊपर जा रहे हो, आप हवा में उड़ोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर नीचे फोर्स लगेगी। तो यही याद रखो कि जब कभी भी हम लोग अप स्ट्रीम के अंदर जाते हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट होती है उसमें से वेलोसिटी ऑफ जो स्ट्रीम होती है उसको हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग डाउन आते, जैसे कि आप छत से नीचे कूदोगे तो आप बहुत ही ज्यादा स्पीड से आओगे, तो स्पीड से आओगे मतलब क्या होगा कि यहां पर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर कहेंगे कि डाउन के अंदर क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो ऐड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम के साथ में। ये आपको कंसेप्ट इसमें याद रखना है, ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ बोट टेक्स अ 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको ना ही कोई स्पीड वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि लेट जो हमारी बोट है उसकी स्पीड क्या बोल देते हैं, उसकी बोट की स्पीड बोल देते हैं हम लोग, वो बोल देते हैं v ऑफ b। और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की हम लोग स्पीड बोल देते हैं, वो बोल देते हैं v ऑफ s। ठीक है, समझ गए? तो यहां पे अभी भी हमने कैलकुलेट करा है कि अप में क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे v ऑफ अप। जब बोट जा रही है अप स्ट्रीम के अंदर तो हम इसे लिख सकते हैं v ऑफ b माइनस ऑफ v ऑफ s। और इसके बाद में v ऑफ डाउन के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v ऑफ डाउन में लिख देंगे v ऑफ b प्लस ऑफ यहां पर दिया गया v ऑफ s। ठीक है, ये आपको यहां से कैलकुलेट करना है, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए, ये हमने एज्यूम किया। अब इसमें कहा गया कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहे 44 किलोमीटर तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे भैया, यहां पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको टाइम कितना गिवन है, वो है 4 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है, वो है 44 किलोमीटर। तो बस स्पीड आपने निकाली ली वी डाउन की, तो यहां पे वैल्यू रखो। तो वैल्यू क्या रखेंगे, वो वैल्यू हम लोग रखेंगे v ऑफ b माइनस ऑफ v ऑफ s इज इक्वल टू हो जाएगा 44 डिवाइड बाय में आ जाएगा 4। आई थिंक मैंने गलत कर दिया, v ऑफ डाउन में। देखो ऐसी गलती एग्जाम में हो सकती है, तो अगर पीछे वाले पर हो तो घूम करके देख लेना, ठीक है? मतलब एग्जाम के अंदर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद में हम लोग इसको लिखते हैं 44/4 हो जाएगा। क्या सही लिखा है क्या मैंने, पूरा टाइम भी ये? हाँ ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि v ऑफ b प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा v ऑफ s जो कि है 11। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या होगा, जो कि हमारी अप वाली होगी, ये अप वाली है, तो अप वाली के केस के अंदर क्या होगा, v ऑफ b माइनस ऑफ v ऑफ s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये 20 किलोमीटर जा रहा है। अब 20 किलोमीटर जा रहा है इन द सेम टाइम, ठीक है? कि अब अप स्ट्रीम के अंदर सेम टाइम के अंदर 20 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 20 अपॉन में 4, और यहां से आ जाएगा, वो आ जाएगा v ऑफ b माइनस ऑफ v ऑफ s इज इक्वल टू 5। अब देखो दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। यहां पर लिखो vb प्लस ऑफ vs इज इक्वल टू 11, और दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, बस ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि v ऑफ s से v ऑफ s कैंसिल आउट हो जाएगा, 2vb इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 16, और vb की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर पर आवर में आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बोट को इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन के अंदर रखो, आपके पास में जो आएगा 5 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट हमारे पास में है तो -5 करके तो 3 किलोमीटर आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है? 3 किलोमीटर पर आ गई उसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम की, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम रहने वाली है। और फिर इसके बाद में आता है अगला चैप्टर, जो कि है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल सी जो इक्वेशन है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट अल्फा और बीटा इसके रूट हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आता है, तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि d इज ग्रेटर देन 0, कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इस केस के अंदर
रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे पर वो इक्वल नहीं होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर मान लो कि d की वैल्यू 0 हो जाती है तो d की वैल्यू 0 होने पर क्या होता है कि रियल एंड इक्वल रूट यहां पे हमारे पास में फॉर्म होते हैं और रियल एंड इक्वल रूट रहते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, ये एडिशनल है। अगर एग्जाम के अंदर दे दिया जाए कि इक्वल रूट हैं तो आप सीधा से यहां पर लगा देना कि जो रूट होंगे या फिर जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाय 2a हो जाएंगे उसके रूट। सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू लिखना माइनस ऑफ बी अपॉन में 2a, तो आपके पास में उसके आ जाएंगे रूट जो कि इक्वल रहने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है हमारे पास में कि अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, अगर 0 से कम हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि d का मतलब है कि रूट में होता है d और रूट के अंदर d नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी होंगे, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल से याद रखो कि नो रूट विल एग्जिस्ट। अब इसके बाद में नोट करके एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है। ये होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसमें d होता है डिवाइड बाय 2a होता है। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये आपने याद रख लिया। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k कि सो दैट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2kx और प्लस ऑफ 12 हैज द इक्वल रूट। इक्वल रूट वाली कंडीशन बोली गई है, तो इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है d इक्वल टू 0 करना। अब d की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से a b c की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, बड़ा ही सिंपल सा है। माइनस ऑफ 2k हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 4a लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, वो है 3 और इसकी वैल्यू है वो है 12। और यहां से जब आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 4k स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 इंटू 36, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 6। सही है, 6 आएगी वैल्यू, गलत है। अब गलत कैसे हो भैया, यहां पर ध्यान में देखो कि k स्क्वायर है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो यहां पर गलती नहीं करनी कि जब भी हम लोग इसको खोलेंगे तो यहां पर जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 6, क्योंकि आप पॉजिटिव 6 रख करके देख लो तो भी 36 आएगा, नेगेटिव 6 रख के देख सकते हो तो भी 36 आएगा। तो इसीलिए जहां पर भी स्क्वायर हो वहां पर दो सॉल्यूशन उसके पॉसिबल होते हैं, तो ये एग्जाम में नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट सकता है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ p फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी इक्वेशन है p ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x और प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, जिससे कि जो हमारा एक तो हो अल्फा और एक दूसरा है बीटा। तो इसमें कहा गया है कि एक ऐसी p की वैल्यू निकालो जिसके लिए कि जो अल्फा है वो हो जाए 6 टाइम्स ऑफ बीटा। ये आपको कंडीशन इसमें गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये कंडीशन दे दी, हम लोग एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस ऑफ बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, उसके लिए माइनस ऑफ बी बाय ए होगा। बी की वैल्यू क्या है, वो है यहाँ पे माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 14 डिवाइड बाय में ए जो कि है यहाँ पे पी, ठीक है। और अब हमारे पास में वैल्यू तो है, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ बीटा, क्योंकि देखो अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा है तो 1 बीटा होकर के 7 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14 अपॉन में पी, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 बाय पी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में बीटा की वैल्यू। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है आप इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, या फिर एक और इक्वेशन हम लोग बनाते, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर उसके बाद में इसको लिखेंगे। और देखो अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि हो जाएगा c अपॉन में a, और c की वैल्यू है यहाँ पर वो है 8 और इसकी वैल्यू है वो है p। और फिर इसके बाद में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा अल्फा को हम लोग लिख देंगे 6 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय p। और यहां से आप लोग जो p है उसकी वैल्यू रख सकते हो, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इसको थोड़ा सा लिख देंगे, p इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में बीटा, ठीक है, ये हमने लिखा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे p इज इक्वल टू बीटा के अपॉन में 2 है ना ये, हाँ मतलब 2 अपॉन में बीटा है, सॉरी यही तो गलती हो रही है, दूसरे पेज में चला जाता है तो ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 6 ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 बीटा, बीटा से एक बीटा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास में 3। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया बीटा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू तो आपके पास में आ गई, आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो हमने अभी अभी निकाल रखी है कि p की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2 अपॉन में बीटा। तो p की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2/3 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p की वैल्यू यहां से आ गई, वो आ गई 3, इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको कुछ फॉर्मूला से जो कि याद रखने हैं। सबसे पहला तो कि a जो होता ही होता है फर्स्ट टर्म के लिए, d को हम लोग बोलते हैं a2 माइनस a1 की जो नेक्स्ट सीरीज चल रही है उसमें से पीछे वाले को माइनस करना, तो ये होता है d, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। और an जो होता है वो होता है कि अगर आपको मान लो कि एक सीरीज है उसके अंदर nth टर्म निकालने की 1000 टर्म है, उनमें से 900 भी टर्म निकालने, तो वहां पर an को काम में लेते हैं जो कि होता है a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें सम निकालना हो n टर्म्स का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 प्लस ऑफ, यहां पर देखो a प्लस ऑफ l लिखा हुआ है, l का मतलब होता है कि लास्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो आपको सिंपल सा उसका एडिशन करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो आपको क्या लिखना होगा, आपको इसके अंदर लिखना होगा 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला रहेगा अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं है तो। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि आपके पास में एक एपी है, एपी भी देखो कैसी है 20 है, फिर उसके बाद में 19.25 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 18.25 है और इसी तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। 0.25 का बात है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जब ये आता है तो हमें यही करना होगा। सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग इसके 0 को हटा देंगे, 192 0 को हटा देंगे, मतलब क्या करना है सिंपल सा, इसके 0 को हटा देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इनको कैंसिल आउट करें, ठीक है। 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 77 अपॉन में 4। ये मेरे को कैसे पता लगा कि भैया ये होगा, तो देखो यहां पर देखो 25 है, तो 25 मेरे दिमाग में आया कि 25 हम लोग कैसे बना सकते, तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये क्लिक किया, ठीक है, ये होगी। फिर अगली टर्म क्या है, वो है यहां पर 73 अपॉन में 4, ठीक है, ये होगी इसकी अगली टर्म। अब इसके बाद में हम लोग इसका निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा 77 अपॉन 4 माइनस ऑफ हम लोग करेंगे इसमें से 20, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा 77 माइनस ऑफ 80/4। तो यहां से d जो आएगा वो आएगा नेगेटिव माइनस ऑफ 3/4। एग्जाम में घबराना मत, अगर d नेगेटिव है, d नेगेटिव हो सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। d की वैल्यू आ गई और जो a है इसकी वैल्यू तो है ही हमारे पास में 20। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसी टर्म बताओ जो कि नेगेटिव होगी, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, ये देखो। तो an का कहा गया है कि an जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका लेस देन 0 होना चाहिए, तो वही हम लोग करते हैं, an के फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू होगी 20 प्लस ऑफ n हमें निकालना है -1 इंटू d की वैल्यू क्या है, यहां पर d की वैल्यू जो है वो है आपके पास में माइनस ऑफ 3/4 है इसकी वैल्यू, जो कि होना चाहिए लेस देन 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा n-1 और फिर इसके बाद में यहां पर ये नेगेटिव में रखेंगे 3/4, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा -20। अब जब कभी भी नेगेटिव होता है तो यहां पर याद रखना कि नेगेटिव है तो इसके अंदर ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, यही तो ट्विस्ट पॉइंट है इसका। बच्चे देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए यहां पर क्या होता है कि इसका साइन चेंज होगा क्योंकि इसके एक तरफ नेगेटिव है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि n-1 3/4 और इज ग्रेटर देन 20। अब इसको सॉल्व करना, यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 80 और फिर इसके बाद में हम लोग लिख देंगे 3n इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 80 माइनस ऑफ 3 जो कि हो जाएगा 77।
n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 77 अपॉन में 3, जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 27.5 के करीब करीब रहेगा। तो अब भैया ये तो 27.5, इसका तो आंसर ही नहीं आया। तो आंसर ऐसे थोड़ी आएगा, इसके अंदर हमने क्या कहा है, इसके अंदर an, देखो यहां पर क्या रहा है, n इज ग्रेटर देन 27.5, तो क्या होगा, वो होगा 28। तो इसीलिए यहां पर n इज इक्वल टू 28 इसका आंसर होने वाला है। और फिर इसके बाद में चलते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि द 19th term of an AP is equal to the 3 times of the 6th term and if the 9th term is 19 find the AP। आपको कहा गया है कि जो A19 है वो क्या है, वो है 6 टाइम्स से A6 के, बस ये है। और इसके अंदर कहा गया है कि जो A9 है वो है आपके पास में 19। तो अभी पहले हम लोग A9 से थोड़ा सा कुछ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, A प्लस ऑफ 8D इज इक्वल टू हम लोग बोल देंगे 19। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे, a प्लस ऑफ यहां पर 18d और इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू हम लोग बोलेंगे a प्लस ऑफ यहां पे हो गया 5d। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में a प्लस ऑफ 18d और इज इक्वल टू हो जाएगा 6a और प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा 30d। और फिर इसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी सारी टर्म्स को इधर ले जाते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, वो बचेगा 6a में से 5a और प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 0। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इससे एक d की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, या फिर एक काम करो कि a की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। तो a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8d माइनस ऑफ यहां पर हो जाए, मतलब गलत लिख दिया मैंने, सॉरी कि ये हो जाएगा 19 माइनस ऑफ 8d। ठीक है, ये हो गया। तो आप सिंपल से इसके अंदर पुट करो, 5 इज इक्वल टू 19 माइनस ऑफ 8d और प्लस ऑफ 12d आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताओ कि इस एपी को आपने क्या सॉल्व किया और क्या है इसका आंसर। देखो यार, आलस मत करना प्लीज, अगर आलस करोगे तो देख लेना फिर अच्छा नहीं होगा, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सही ढंग से। तो इसीलिए जल्दी से इसको सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकालो। ए की मतलब कि सबसे पहले तो आपको यहां से इससे डी की वैल्यू मिलेगी, फिर इसके अंदर पुट करके ए की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद में आप इसमें सीरीज फॉर्म कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके रेशियोज को याद रखना। तो रेशियो को याद रखने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बना रखी है, जिसके अंदर की मैंने लिखा हुआ है, ऊपर देखो PBP और नीचे लिखा हुआ है HHB। इसको याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, इसमें जो सबसे पहली जो टर्म होगी वो होगी साइन थीटा की, जिसको कि हम लोग बोलेंगे P/H, और जो सेकंड टर्म होगी वो होगी कॉस थीटा की, जो कि होती है B/H, और फिर इसके बाद में टेन थीटा होता है, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और याद रखना कि सेक थीटा क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और जो कॉट थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। आपको ये याद रखना है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, वो बनता है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद रखना क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूज ली जाती है। वो ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। और यहां पे आपको कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, साइन की वैल्यूज को याद रखो। मैंने एक वीडियो डाली थी थोड़े टाइम पहले, जिसके ऊपर के अप्रोक्सीमेटली अभी 3 से 4 लाख व्यूज हो चुके हैं। तो मैंने उसके अंदर याद करने का तरीका बताया था। तो जैसे कि ये हाथ है ना, तो आप इसके अंदर बोलो, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा थंब है इसको बोल दो 0 डिग्री, और इसको बोल दो 30 डिग्री, इसको बोल दो 45 डिग्री, और इसको बोल दो आप कितना, इसको बोल दो 60 डिग्री, और इसको बोल दो 90 डिग्री। और इनकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 4 आपको इसकी नंबरिंग करनी। ठीक है, अब आपके पास में फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ फिगर, कि कौन सी फिंगर के ऊपर वो आ रहा है। अब जैसे कि मान लो डिवाइड बाय में आपको 2 कर देना है।
जैसे कि मान लो आपको निकालना है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री निकालना है, साइन ऑफ 45 कितना होगा, तो आप है ना अंगुली के ऊपर जाओ, ये था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री जो एंगल है ये कितने नंबर पर आया है, 0, 1 और 2, तो ये 2 के ऊपर आ रहे, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 2/2, और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर √2 आ जाएगा, 1/√2। इस तरीके से आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो, और कॉस की वैल्यू को याद रखने के लिए इसको उल्टा कर देना, उसके अंदर उल्टा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है कि जो cos ऑफ 90 है वो हो जाता है 0, साइन ऑफ जो हमारे पास में 60 डिग्री होता है वो होता है 1/2, और cos ऑफ 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 ही होता है, और जो cos ऑफ 30 डिग्री होता है वो होता है √3/2, और cos ऑफ 0 होता है वो होता है 1, उसको उल्टा कर देना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1, और सेकंड है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ये आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और फिर इसके बाद में जैसे कि अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे पास में कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा वो आएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा सिंपल सा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जैसे कि अभी ये है, इसके अंदर ए जो है ये देखो, ये जो ए है ये क्या है, ये एक थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये होगी हाइट, और इसके जो नीचे वाली साइड है ये हो जाएगी बेस, ये याद रखना है। अब इसके बाद में इसकी कुछ वैल्यूज है, tan ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो होता है 0, 30 डिग्री की वैल्यू आप याद रख सकते हो 1/√3, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और जो tan ऑफ 90 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। आपको याद रखनी, ये वैल्यूज आपको डेफिनेटली याद रखनी है। और फिर इसके बाद में आता है अगला, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि प्रूव दैट करो। तो ये क्वेश्चन मैं लिखा नहीं था तो मैं एक बार अब लिख देता हूं इसे। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय में यहां पर है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ यहां पर है कॉस थीटा, और आपको प्रूव करना है कि ये बराबर होना चाहिए टेन थीटा के। ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से पेन चलाओगे जब भी आपको पता लगेगा। एक चीज देखो कि इसके अंदर साइन थीटा पूरी में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां पर साइन क्यूब है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट में ऊपर में साइन थीटा को कॉमन लिया, और साइन थीटा को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद में नीचे क्या किया, नीचे से हम लोगों ने कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, वो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपने इसमें किया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको करना कॉस थीटा नहीं आएगा, सॉरी ये यहां पर कॉस थीटा नहीं आएगा, ये आएगा यहां पे 1। देखो ऐसी गलती हो जाती है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अटेंटिव हूं फिर भी मेरे से गलती हो रही है, तो एग्जाम के अंदर ऐसी गलती हो सकती है, तो इसीलिए एक बार चेक कर लिया करो कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे देखते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद में जो अंदर वाली टर्म है ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी हम लोग आइडेंटिटी पढ़ के आए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके इधर ले जाओ, तो यही करेंगे हम लोग, अब इसके अंदर यही पुट करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको अब हम लोग चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1। और फिर इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाली टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा। तो इसीलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखना, पेन चलाना, तो आपको उसके आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत बार MCQ में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि tan ऑफ b इज इक्वल टू है 12/5। क्या दिया हुआ है, tan ऑफ b है आपके पास में 12/5 है, और कहा गया है कि आपको साइन ऑफ b निकालना है। क्या निकालना है, साइन ऑफ b निकालना है। तो यहां पर वो वाली टेबल काम आएगी जो अभी भी पढ़ी थी ना कि PBP HHB, तो वही यहां पर काम में आएगी। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो tan ऑफ b है
ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और यहां पर ये हो जाएगा 12 और 5। और जो हमारा साइन बी है इसके लिए क्या होता है भैया, इसके लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहां से 12 आ गई, लेकिन हाइपोटेनियस की वैल्यू तो निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 144 प्लस ऑफ 25। तो यहां से h की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13। देख रहे हो कितनी फास्ट कैलकुलेशन है, ऐसी कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि 169 होता है अंडर रूट, अरे तुम समझ गए यार। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12/13। इतना आसान आएगा, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखना। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर कहा गया है कि इफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 है, एंड tan ऑफ a माइनस बी जो है वो है 1/√3, तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू निकालो, और उसी के साथ में आप निकालोगे tan ऑफ a इंटू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ a इंटू tan ऑफ a माइनस बी, आपको वैल्यू निकालनी। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे भैया, हमें तो आ ही नहीं रहा, tan ऑफ a प्लस बी हम तो सिंपल सा देख करके आए थे, आ ही नहीं रहा। अरे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। टेन ऑफ मतलब कि 10 की कौन सी वैल्यू होती है जो कि √3 होती है, √3 होती है जो कि वैल्यू। तो यहां पर आप बोलेंगे कि भैया थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि √3 क्या होता है, वो होता है tan ऑफ 60 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि भैया जो tan के अंदर वाली जो वैल्यू है यहां पर a प्लस बी है, तो वो 60 के बराबर होनी चाहिए। अरे समझ गए ना, tan ऑफ a प्लस बी वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 60 डिग्री। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर हमसे कहा गया है कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, वो है 1/√3, जो कि हमारे पास में होता है tan ऑफ 30 डिग्री। तो ये वाली इक्वेशन हमसे कहना चाह रही है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या कर दो, वो कर दो 30 डिग्री। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 45 डिग्री आ जाएगी a की वैल्यू। और अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपके पास में 15 डिग्री आ जाएगी b की वैल्यू। a और b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में सिंपल सा tan ऑफ a और b की वैल्यू रख करके पुट करो। इसके अंदर देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ये वाला इसके अंदर पूछा क्या गया है कि tan ऑफ a, और जो कि हमारे पास में आएगा tan ऑफ a कितना है, वो है हमारे पास में आई थिंक कि 45 डिग्री है, और फिर इसके बाद में a 45 है ना, हाँ a 45 डिग्री है, और साइन ऑफ a प्लस बी कितना था, a प्लस बी था 60 डिग्री। तो साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा √3/2, और प्लस ऑफ कॉस ऑफ a वो हो जाएगा 1/√2, और इसके बाद में tan ऑफ a माइनस बी जो कि है हमारे पास में 1/√3, और इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा tan ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास में √3/2 प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा 1/√6। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो ध्यान से देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है तो उसका बस डायग्राम ड्रॉ कर लेना, पूरा काम वहां पे हो जाएगा। तो इसके अंदर कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कि भैया एक जो ऊपर है टॉप वाले पॉइंट का और जो नीचे वाला पॉइंट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। और एक बात याद रखना कि अगर ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट होगा और नीचे ज्वाइन होगा तो उसका एंगल आपके पास में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो कि ऊपर होगा हाइट पे, उसका एंगल यहां पे कम होगा। तो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द अनदर पॉइंट जो कि 10 मीटर ऊपर है वहां पर जो उससे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो आपको निकालने की हाइट ऑफ टावर क्या होगी, बड़ा ही सिंपल है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं सबसे पहले नीचे वाला PTO हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब इस PTO के अंदर हमने जो नीचे वाली लेंथ मानी है वो मानी है x मीटर, जो PO वाली लेंथ है इसको माना है हमने x मीटर। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि जो tan ऑफ 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OT डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OP। ठीक है, अब इसके बाद में OT की वैल्यू क्या है, OT की वैल्यू है हमारे पास में
हम बोल देते हैं इसको पूरी पूरी h बोल रखा है। तो tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3 और OT की वैल्यू जो है वो है h मीटर और डिवाइड बाय में कितना है वो है x मीटर। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग लेंगे दूसरा ट्रायंगल जो कि होगा हमारा ट्रायंगल ATB, इसका ट्रायंगल होगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो हाइट है यहां पर आपको 10 मीटर दिया हुआ है तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी, हो जाएगी h माइनस 10। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि h माइनस 10 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x। और यहां पर tan ऑफ 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो हम लोग बोल देंगे कि h माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया x। ये होगी हमारी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, होगी पहली, मतलब दूसरी इक्वेशन। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू को यहां पर डाल दो, x की वैल्यू को यहां पर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होगा। ये हो जाएगा, क्या था, √3 डिवाइड बाय में था h और यहां पर क्या था, ये था h माइनस 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा √3h और माइनस ऑफ 10 √3 इज इक्वल टू हो जाएगा h, और आप h को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 √3। यहाँ पे h आ गया। तो हाइट जो आएगी वो आएगी 10√3 डिवाइड बाय में √3 माइनस 1 होगा इसका आंसर। समझ के, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी होती है, अलग अलग ट्राइंगल को एज्यूम करना, आसानी से इसको सॉल्व कर जाओगे। के बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी जो कि होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये आपको डिस्टेंस दे देगा, उसका रूट करती है आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगा। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन फार्मूला का, कि अगर एक पॉइंट है जैसे कि a और b एक लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर एक p पॉइंट है, इनको एक रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 के अंदर, तो आप p का जो कोऑर्डिनेट है उसको कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान से देखिए। इसके अंदर अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको x कोऑर्डिनेट ही रखने a और b के। तो यहां पर जो m1 है उसको आप करेंगे x2 के साथ में। देखो यहां पर m1 रेशियो ये वाला है, लेकिन हम क्या करेंगे कि m1 को x2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को हम लोग x1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना कि m2 x1 के साथ में होगा और m1 x2 के साथ में होगा, और यही y के अंदर भी फॉलो होगा। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1 डिवाइड बाय में आ जाएगा m1 प्लस m2, और जो p ऑफ y होगा ये होगा m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 डिवाइड बाय में आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2। अब इसके बाद में आता है इसका सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक पॉइंट p है। P क्या है, P एक पॉइंट है जो कि है हमारे पास में K-1, 2, जो कि एक इक्वी डिस्टेंस है। एक पॉइंट है हमारा B और एक है पॉइंट B, ठीक है। ये इससे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है कि मतलब 1:1 का मामला है इनमें, और इसमें कहा गया है कि आपको K की वैल्यू निकाल। बड़ा ही सिंपल है यार। इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते, वो लिख देते 3K, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे K5, ठीक है। K5 हो गया इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस होगी P से लेकर के A तक की, और जो P से लेकर के B तक की डिस्टेंस है, ये यहां पर बराबर होगी, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, बड़ा ही आसान है, ये बोल सकते हो। अब जब आपने ये कहा तो इसको सॉल्व करो भैया, ये क्वाड्रेटिक के अंदर जाएगा। ध्यान से देखना, पी ए इज इक्वल टू पी बी करना है, तो हम यहां पर पी ए की वैल्यू निकालते हैं। पी ए की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, वो करेंगे अंडर रूट ऑफ, ये एक सेकंड एक काम करते हैं। इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है ना, तो अंडर रूट को हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, जिससे कि रूट हट जाएगा और हम लोग सीधी वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं। तो ये इक्वेशन बन रही है पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं, सीधी वैल्यूज रखो और आपके पास में आंसर होगा। तो हम इसको सीधा लिखते हैं, इसका अगले वाला पॉइंट जो कि होगा हमारे पास में पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे सीधी सी वैल्यू रखते हैं पी और पी बी की। तो यहां पर हो जाएगा के -1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं पी ए को। तो पी ए के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है पी, ये क्या है, ये है x2, और जो
a है ये क्या है, ये है x1, तो ये हो जाएगा k -1 -3 और फिर इसके बाद में आ जाएगा x2 -x1, मतलब क्या हो रहा है, मतलब y2 -y1, तो y2 -y1 के लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 - k का होल स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इधर वाले को, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे k -1 माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाया और कुछ भी नया नहीं गया। और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी, मैच कर लेना, थोड़ा सॉल्व करो, कष्ट दो अपने हाथों को। तो यहां पर आएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 6k प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है। तो यहां से आपके पास में इसके दो रूट आएंगे, k -1 और k -5, तो आपके पास में दो वैल्यूज आ जाएंगी k की, कि k इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और k इज इक्वल टू यहां पर 5 भी हो सकता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि दो वैल्यू आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये कोऑर्डिनेट का, लेकिन इसके अंदर क्वाड्रेटिक घुसा दिया गया है। और फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन, जिसका कि कंसेप्ट थोड़ा सा हटके है, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर कहा गया है कि फाइंड अ पॉइंट P, कि एक पॉइंट P निकालो ऑन द y एक्सिस, के एक y एक्सिस के ऊपर पॉइंट P निकालो विच इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हो, और एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AP, ये निकाल। लेकिन यहां पर गलती ये, मतलब कि ट्विस्ट ये है कि आपको जो पॉइंट है वो गिवन है y एक्सिस के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं, आप तो ये इग्नोर कर दोगे। आप क्या करोगे कि भैया अभी अभी तो आपने करवाया था P इक्वल टू P भी करेंगे और वही फॉर्मूला लगा देंगे। अरे नहीं लगाना, यहां पर मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इसके अंदर कहा गया है y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस का मतलब क्या है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो ऑलरेडी 0 है ना भाई, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको इसमें मेहनत ही नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा p है वो हो जाएगा 0, y और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y के लिए फॉर्मूला लगाओ और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जो आपके पास में आंसर आएगा, p के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास में 0, 2 इसके कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। P के आप सॉल्व करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर कहा गया डिस्टेंस ऑफ AP निकालो, तो A और P के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से आपके पास में जो आंसर आएगा, आंसर बता देता हूं यार, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा। तो यहां पर हमारे पास में AP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √52 आएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, मैच कर लेना अपना आंसर। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में सर्कल से क्वेश्चन है। देखो सर्कल के मैं आपको बताऊं तो सर्कल के एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो कर लेना, और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भी आपको एनसीईआरटी ही करनी है। इसके क्वेश्चन सुन के अलावा कोई से भी नहीं आते। तो ट्रायंगल और सर्कल के लिए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एनसीईआरटी को एक बार पूरा सही ढंग से कर लो, वापस से अच्छे से एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि है हमारा P, दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, PT और PS आर ड्रॉन ऑन द सर्कल विद द सेंटर O एंड उसकी रेडियस है R। और यहां पर कहा गया कि जो OP है उसकी डिस्टेंस है 2R, और आपको दिखाना है कि OT, मतलब कि प्रूव करना है OTS इज इक्वल टू हो जाएगा, OTS इज इक्वल टू 30 डिग्री। भैया OTS और OST इनकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 30 डिग्री। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप वाइज मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग मानेंगे जो टॉप है TOP, कौन से वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, हम लोग क्या मतलब यार, क्या एक बार अच्छे से, हाँ ये वाला जो एंगल है ये क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे हमारे पास में थीटा। एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इसके ऊपर ये जो एंगल है ये कितना होता है भाई साहब, ये होता है 90 डिग्री। तो यहां से इसलिए आ जाएगा OTP 90 डिग्री। और हम लोग बोल देंगे OT इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू R, क्योंकि देखो OT और OS क्या है, ये है रेडियस। और इसके बाद में देखो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन से वाला, OTP को हम लोग क्या ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि cos थीटा को लिखते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OT, इसके लिए बेस हो गया। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसके लिए, वो हो जाएगा OP, इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। तो हमने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू OT अपॉन में OP हो गया। और हमें गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर कि जो ये है वैल्यू R और दूसरी जो वैल्यू है वो है 2R। तो हमने इसको सिंपल सा पुट किया, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल
है ये वाला तो कितना हो गया 60 डिग्री, और जो हमारा एंगल TOS है ये टोटल एंगल, मतलब कि ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। और फिर इसके बाद में यहां पे हम ले रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है TOS हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो OT और OS क्या है, ये है रेडियस, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड होते हैं इक्वल, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो OTS है और जो OST है ये एंगल हो जाएंगे बराबर। और फिर इसके बाद में TOS के अंदर हम लोग जो प्रॉपर्टी होती है कि तीनों का सम 180 होता है, तो वो हमने लगाया। और फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू XX मान लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में 120 डिग्री है ही, तो यहां से हमारे पास में जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल होता है, ज्यादा कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर आएगा तो देखते ही घबराना नहीं है, देखो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अलग सा फिगर है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप घबरा जाओ। अरे बड़ा ही सिंपल है, मैं बता रहा हूं, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जितना कॉम्प्लिकेट दिख रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। इसके अंदर कहा गया कि ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, मैं एक बार शेड भी कर देता हूं, ये वाले एरिया का आपको निकालना है कि कितना इसका एरिया होगा। तो करोगे क्या, मैं आपको बताता हूं कि एरिया आपको निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या करो कि ये जो ऊपर वाली डिस्क है ना, इसका पूरी का एरिया लिख दो, ठीक है। सबसे पहले तो इस पूरी डिस्क का एरिया लिख दो। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ अ लार्ज डिस्क, क्योंकि दूसरी डिस्क भी तो है, एरिया ऑफ अ लार्ज डिस्क, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो नीचे वाली है इसका भी हमें एरिया चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया कि प्लस ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो ये हमने लिख दिया। और अब इसमें से हमें घटाना क्या है, ये छोटे छोटे दो एरिया घटाना है, ठीक है। ये क्या करने, छोटे छोटे दो एरिया को घटाना है, जिसको हम लोग अलग कलर से मार्क कर देते, ये वाला एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, मैं अगले पेज पे ही लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो एरिया इज इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ अ बिग, और प्लस ऑफ यहां पर क्या था, एरिया ऑफ अ स्मॉल डिस्क, और फिर इसके बाद में हमें माइनस करना था 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ स्मॉलर, वेरी स्मॉलर डिस्क, ठीक है। आप उसका नाम भी लिख सकते हो, इनका नाम क्या है, इनका नाम अलग अलग है, मैं तो मिटा ही दिया, CSD, और एक वाली का है वो है AQB, ठीक है। इनका है आपको। अब इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है भाई साहब, जो आपको वैल्यू गिवन है वो लिखो। तो एरिया ऑफ बिग के लिए क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हाफ ऑफ पाई ऑफ R स्क्वायर, और R कितना है यहाँ पर, वो है 7, और प्लस ऑफ यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉलर के लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर है इन सभी में, माइनस ऑफ हाफ ऑफ पाई इंटू 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। अरे बड़ा ही सिंपल है, और इसका आंसर अगर कोई मैच करना चाहता है, अगर बताओ कौन कौन यहां तक देख रहा है, जो भी बता रहे हैं ना वो बस भैया बोल देना, एक ऐसे थम्स अप बता देना, बस कमेंट करके बता दो थम्स अप कि आप इस वीडियो को यहां तक देखो, क्योंकि यहां तक सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो कि अच्छा स्कोर करते हैं। तो बस जल्दी से कमेंट्स के अंदर थम्स अप कर दो, मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भैया तुमने वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 693 अपॉन में 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 86.625, आपके पास में इसका आंसर होने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में इसका आंसर होगा। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जो कि है हमारे पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कि द रेन फ्रॉम द रूफ, जो कि हमारी उसकी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, कि हमारी जो आपने देखा होगा कि छत होती है, छत की लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और उसकी कुछ हाइट भी होती है। तो क्या होता है, वो एक तरीका का क्यूबॉइड होता है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो हमारे पास में डायमेंशन है वो है 22 और 20 है उसके डायमेंशंस। और इसके अंदर कहा गया कि उसको ड्रेन करते हम लोग एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर, जिसका कि हमारे पास में डायमीटर है, क्या है, सिलेंड्रिकल एक टैंक है, उसका डायमीटर कितना है, वो है आपके पास में 2 मीटर है, और यहां पर जो उसकी हाइट है वो है 3.5 मीटर है। और आपसे पूछा गया कि इफ द टैंक इज फुल, कि टैंक फुल हो गया है, देन फाइंड द रेन फुल इन सेंटीमीटर, कि भैया कितनी ज्यादा रेन हुई थी। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी छत है, मान लो कि एक छत क्या है, एक डब्बा है, जिसके अंदर की पूरी के अंदर पानी भर गया। अब उस पानी को आपने क्या किया, सिलेंडर के अंदर खाली कर दिया, और वो पूरा पूरा भर गया। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि उसकी छत जो है उसके अंदर, मतलब कि रेनफॉल कहने का मतलब ये है कि आप उसकी हाइट निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये हम लोग करेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें इसमें सब कुछ वैल्यू गिवन ही है, हम क्या करेंगे कि ये 22 इंटू 20 है और इंटू एच हमारे पास में हाइट है, पाई आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि वहां पर 2 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, और ये हो जाएगा 3.2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 22 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा 22 अपॉन में 7 इंटू भैया 1 इंटू 7/2, और 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, तो हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/40 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/40, मतलब सॉरी, देखो मैंने फ्लो के अंदर गलती कर दी ना, मैंने इसको सेंटीमीटर में कर दिया, जबकि ये जो आंसर है ये आया है मीटर के अंदर। ये क्या आया है, ये आया है मीटर के अंदर, और हमसे आई थिंक ये पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो मैंने सोचा कि यार ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ गया, तो इसीलिए ये मीटर में है। तो एग्जाम के अंदर इतना कर दोगे, लेकिन उसके बाद में सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 40 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, और यहां से आएगा 2.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा।